तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी के सामने जाहिर करने के लिए जा रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद ही भयानक और डरावना किस्सा है। सच कहूँ तो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी एक ऐसी हकीकत से सामना करूँगा जो सच में मेरे लिए इतनी ज़्यादा भयानक बन जाएगी। तो आइए जानते हैं किसी मूवी की तरह बनी हुई इस दास्तां को बेहद ही करीब से। दोस्तों, वो रविवार की शाम थी और आज संडे होने की वजह से मैं अपने कॉलेज नहीं जा पाया था और जिस वजह से मैं इधर उधर घूम रहा था और तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में आवाज़ दे रहा है। एक पल के लिए जब मैंने इस आवाज़ को सुना तो मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी बगल वाली कच्ची सड़क पर टहल रहा था, क्योंकि उस सड़क के ऊपर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। उस वक्त मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था और इसी बीच अचानक ही किसी लड़की की आवाज़ का पीछे से आना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। एक तो हमारा घर सुनसान एरिया में बना हुआ था और ऊपर से कुछ लोग बताते थे कि इस एरिया में भूत प्रेत भी रहते हैं। इन बातों को हमने आज तक बिल्कुल भी नहीं माना था। करीब 3 साल से हमें इस घर में रहते बीत गए थे, लेकिन आज तक मैंने कभी भी भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि लोग बस अंधविश्वास फैलाते हैं। और फिर तभी मेरी नज़र सामने की तरफ नजर आने वाले एक बॉक्स पर पड़ी जो तिराहे पर रखा हुआ था। तभी मैंने देखा कि इस बॉक्स के अंदर एक मटका रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ था। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पैसे रखे हुए थे। फिर जैसे मैंने उन पैसों को और करीब से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर उसके बाद मैंने उस घड़े के अंदर झांकते हुए देखा तो मैंने पाया कि उसके अंदर 500 के नोटों की एक बड़ी सी गड्डी रखी हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने जादू टोना करने के बहाने किसी ने इसके अंदर रख दिया होगा। मैं समझ गया था कि ज़रूर किसी साधु ने किसी आदमी को पागल बनाया है और अब मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी मैं मटके की तरफ बढ़ रहा था और मैं उसे उठाने वाला था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर मेरा पैर हिल गया था। जब मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो वहाँ पर मेरे पापा खड़े थे। जैसे मैंने अपने पापा को अपने पीछे देखा तो मेरी सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि पापा हमेशा से ही मुझे डराते धमकाते रहते थे। खासकर वो इस तिराहे पर आने से मना करते थे। उनका मानना था कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मगर मैं फ़ोन पर बात करते करते बेमतलब में ही यहाँ पर आकर टपक जाता था और इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब मैं यहाँ पर पहुँच ही गया था तो मैंने ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं की और उसके बाद मैं तुरंत ही पलट गया और मैंने पापा से कहा, अरे पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो ऑफिस गए थे ना? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाते हुए कहा, अबे गधे, मैं आज ऑफिस कहाँ गया था? आज तो संडे है ना, मैं तो तेरे ननिहाल गया था। और हाँ, तेरी मम्मी अब 4 दिन बाद ही आएगी, इसलिए तू थोड़ा संभल कर रहना, घर से बाहर मत निकलना, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और इस मटके के पास से हट जा, क्या पता कौन सी बला इसके अंदर हमारा वेट कर रही है। पापा की बात सुनकर मैं तुरंत ही वहाँ से हट गया और उसके बाद पापा के पीछे घर चला गया। लेकिन अब मेरे मन में अभी भी उस मटके के बारे में विचार चल रहे थे कि आखिर उसके अंदर पैसे कौन रख सकता है और ऐसा कैसे मुमकिन है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर से मेरे पापा मेरे पास पहुंच गए और बोला, देखो, आज तो तुम उस तिराहे के पास चले गए, लेकिन याद रखना, उसके पास जाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता और उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। पापा की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा, अरे पापा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बहुत बार वहाँ पर टहलता रहता हूँ, लेकिन आज से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर इसके बावजूद भी पापा ने मुझे डांट दिया और मुझे चुप रहने को कहा। लेकिन अब वो मटके वाली बात मेरे दिमाग में चढ़ चुकी थी और एक बात जब कोई बात मेरे दिमाग में घूमने लगती है तो जब तक उसका सलूशन नहीं हो जाता तब तक मुझे उस चीज़ के बारे में सोचने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद मैंने सोचा कि आज रात में जाकर वहाँ पर पड़े हुए उन पैसों को उठाकर लेकर आऊँगा। हालांकि मुझे पैसे उठाने की कोई भूख नहीं थी, लेकिन बस मन में एक बात जग गई थी। मुझे तो भूत प्रेत के बारे में पता लगाना था कि वास्तव में हमारी धरती पर भूत प्रेत होते भी या नहीं। इस बात का पता लगाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन अब जब मेरे दिमाग ने ये बात सोच ही ली थी तो मैं भी अपने आप को पीछे नहीं धकेल सकता था। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और उससे इसके बारे में बात करने लगा।
जब उसे पता चला कि उस मटके के अंदर पैसे रखे हुए हैं और वो भी ढेर सारे, तो उसने कहा, अबे साले तू क्या कर रहा है, अभी उन पैसों को उठाकर लाना, हम सब पार्टी करने के लिए बाहर चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं उस पर गुस्से से भड़कते हुए बोला, अबे यार मेरा बाप आ गया तो। मेरी इतनी सी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त को भी तसल्ली मिल गई और उसके बाद मैंने उसे बता दिया कि हम आज रात को यहीं पर मेरे घर पर रुकने वाले हैं, तो तू जल्दी आ जाना। वैसे भी मेरे पापा मेरे दोस्त के घर आने पर मुझे कुछ बोलते नहीं थे, उल्टा वो तो खुश होते थे कि आज मेरे दोस्त उनके घर आए थे और वो खुशी खुशी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते थे। तो अब हमें इंतज़ार था तो मेरे दोस्त के अपने घर पर आने का। वैसे भी मुझे पता था कि मेरे पापा इसके लिए मुझे कुछ टोकने वाले नहीं थे। रात के करीबन 9 बजे के आसपास मेरा दोस्त नीरज मेरे घर पहुंचा। तब तक मैं तैयार भी हो चुका था और मेरे जहन में थोड़ा डर बैठा हुआ था कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का कोई कदम भी नहीं उठाया था। लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था और कुछ देर के बाद मेरा दोस्त भी मेरे घर पर पहुंच गया और अब तक काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। इन दिनों अंधेरी रात छाई हुई थी तो पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है। जब घर से लाइट चली जाती थी तो आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जाता था और अब आगे क्या होने वाला था, क्या हम इस मटके को उठाकर अपने आप को सही सलामत बचा पाते या फिर कुछ और ही ट्विस्ट होने वाला था, ये तो भगवान ही जानता था। फिर जैसे तैसे हम दोनों दोस्त वहाँ पर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इसी बीच मेरे पापा घर पर पहुँच गए। दरअसल पापा गांव के कुछ लोगों के साथ बाहर बैठने के लिए गए थे और वो हमेशा इसी समय पर घर आते थे और उसके बाद लेट जाते थे। पापा के घर आते ही मेरी सांस में सांस आई और फिर उसके बाद हम दोनों मेरे पापा के सोने का अब इंतजार करने लगे। फिर कुछ देर बीत जाने के बाद भी पापा सो नहीं रहे थे और वो सोफे पर बैठे बैठे फ़ोन चला रहे थे और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पापा को क्या हो गया है। वो इतनी रात को तो सो जाते थे और इसी बीच सोफे पर ही उनकी आंखें कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। पापा को इस तरह गहरी नींद में जाते हुए देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई यही सही मौका है, अब हमें मटके को उठाकर ये पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या सच में भूत होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम भी जान जाएंगे। पर आज हम दोनों की रखवाली करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, हम दोनों ही मौत के मुंह में जाने वाले थे। इससे पहले कि मैं उस घड़े के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश कर पाता कि इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अचानक ही मुझे पीछे से आवाज़ दी हो। हर बार की तरह इस बार भी किसी ने डिस्टर्ब किया, लेकिन अब की बार मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा था और मैं लगातार उस घड़े के अंदर ही देखता रह गया। कुछ देर के बाद मेरे दोस्त ने मेरे साथ होकर उन सारे पैसों को बाहर निकाल लिया और उसके बाद हम दोनों उन पैसों को लेकर वहां से निकलने लगे। जैसे ही हम उन पैसों को लेकर निकल रहे थे तो हमें उसी तरह के अंदर से आवाज़ आने लगी। आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला चिल्ला रही हो। हमने अपना दूसरा कदम रखा तो हमें ऐसा लगा कि कोई बच्चा रो रहा है और इस बार हम दोनों की रूह कांप उठी और जैसे हम दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे तो हमारी आंखें फटे की फटे रह गई। वहां का नज़ारा एकदम साफ था, वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और इन दो आवाज़ों को सुनने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि सच में भूत प्रेत हमारी इस दुनिया में होते हैं। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अब मैं पूरी तरह से फंस गया था, क्योंकि अगर मैं इन पैसों को लेकर आगे चला जाता तो मेरे साथ क्या होता मुझे इस चीज़ का अंदाजा तक नहीं था। फिर इसी बीच मेरे दोस्त ने कहा, भाई मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त का शरीर अचानक ही हवा में उठने लगा और उसके बाद मेरी आंखों के समक्ष वो जमीन से करीबन 7 फुट ऊपर जाकर नीचे गिर पड़ा और ये देखकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि अब मैं पूरी तरह से जान गया था कि यहाँ पर किसी ऊपरी शक्ति का साया है और अब मुझे भी कोई नहीं बचा सकता। फिर मैंने वापस उन पैसों को उसी घड़े के अंदर रख दिया और उसके बाद वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे हम दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक मुझे अपनी जेब में उन्हीं पैसों के होने का एहसास हो रहा था और जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो वही पैसे थे जो मैंने वापस से उस मटके के अंदर रखे थे। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था और फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो भी बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे दोस्त के पास इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं था, वो भी मेरी तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखता जा रहा था, लेकिन इधर मेरे पास भी इन चीज़ों से निपटने का कोई हथियार नहीं था।
मुझे तो लग रहा था कि हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं और अब हम दोनों कभी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो इंसान जादू टोने की चीज के साथ छेड़खानी करता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता। और इसी बीच मुझे अपने घर की तरफ से आवाज आने लगी। मेरा घर वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था और जैसे मैंने उस तरफ देखा तो मैं जल्दी से वहां से भागा और फिर उसके बाद घर की ओर जाने लगा, लेकिन वहां कोई था जो हमें उस तरह से दूर नहीं जाने देना चाहता था। जैसे मैं और मेरा दोस्त हम अपने घर की तरफ भागने लगे तो फिर अचानक ही वहां पर तेज आंधी आने लगी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस आंधी का आगमन उस तिराहे पर हुआ था और हम दोनों उस भयंकर आंधी के सामने घुटने टेक चुके थे और हम दोनों फिर से वापस से वहीं पर बैठ गए और तभी किसी के जूते पटकने की एक आवाज आई। मैं समझ गया था कि ये तो मेरे पापा थे और फिर मैं जोर से चिल्लाते बोला, पापा मुझे बचा लो, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी ये चीज। लेकिन मैं इस बात को भूल चुका था कि मेरे सामने जो चीज थी वो कोई सामान्य ताकत नहीं थी। अब मैं काफी अच्छे से जान गया था, लेकिन इसी बीच वो जूतों वाला आदमी हमारे पास पहुंच गया और जैसे हमारे पास पहुंचा तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरे पापा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे पास आकर मेरे कान में कुछ अजीब सा मंत्र बोलना शुरू कर दिया, जिनकी आवाज़ से मेरे शरीर में एक अजीब सी घबराहट होने लगी और अब मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया था और मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर तक मैं और मेरा दोस्त एक ही जगह पर स्थिर खड़े रहे और अब हम दोनों एक जगह से हिलना बंद कर चुके थे। हम दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और हम दोनों अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और इसी बीच मेरे दोस्त ने एकदम से एक दर्दनाक चीख निकाल दी और उसकी आवाज़ सुनते ही मैं भी उसकी ओर देखने लगा, लेकिन दूसरे ही पल मेरे मुंह से भी एक भयानक चीख निकल गई, क्योंकि अब मेरे शरीर में धीरे धीरे अजीब सी जकड़न होने के साथ साथ तेज जलन होने लगी थी। मैं समझ गया था कि जूतों वाला आदमी कोई भूत ही हो सकता है, इसलिए मैंने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू कर दिया और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वैसे भी मैं हनुमान चालीसा अपने घर में किया करता था तो मुझे उसकी आदत थी और जैसे मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन हनुमान चालीसा करने के बाद शरीर में एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा था। तभी कुछ देर के बाद मैं नॉर्मल हुआ और मेरा दोस्त भी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था। उसके बाद हम दोनों दुम दबाकर वहां से भागने लगे और हम तब तक नहीं रुके जब तक हम अपने गांव में हनुमान जी के मंदिर में नहीं आ गए। वहां पर एक पुजारी बाबा बैठे थे तो उन्होंने हमें पूरी बात बताई। उन्होंने इतनी बात सुनकर उन्होंने कहा, समस्या बहुत बड़ी गंभीर है, लेकिन आज रात के लिए तुम भगवान हनुमान जी की मूर्ति के आगे 108 बार फेरी लगा दो, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर हमने ऐसा ही किया, लेकिन फेरी काटते काटते मेरे दोस्त की मौत हो गई, जो आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक उसकी मौत हो गई। दोस्तों, उसकी मौत के पीछे क्या कारण था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसकी मौत को एक्सीडेंट का ही दर्जा दिया गया, वरना हम इस मामले में फंस सकते थे। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर शायद आप भी अंदर से हिल जाएंगे। आखिर कौन सा था वो राज, इसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो राज बताते ही मेरी भी मौत हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं